अस्सलामुअलैकुम। RY मीडिया टॉक्स में खुशामदीद। मुझे रुबीना यास्मीन कहते हैं और आज मैं मौजूद हूँ फ़कीर सलीम साहब के साथ। फ़कीर सलीम साहब हमारे पाकिस्तानी चैनल के एक ऐसे रिपोर्टर हैं, एक ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके बारे में ये कहना गलत नहीं होता है कि इनको ख़बर सूंघने का सेंस बहुत अच्छा है और इनकी रिपोर्टिंग बड़ी जानदार होती है। आज हमने ख़ास तौर पे फ़कीर सलीम साहब को इस वक्त अपने असाइनमेंट से आए थे, तो हम अभी कुछ खबरों का तबादला कर रहे थे। आपको एक अहम इशू से इस वक्त रोशनास कराना चाह रही हूँ। तफसीलात फ़कीर सलीम साहब ही बताएंगे और फिर हम इससे मुतालिक कुछ और इशूज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस्ड बात करें और आपको इशू के साथ सोल्यूशन भी बताएं। फ़कीर साहब, पहले तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें, अपने इदारे के बारे में बताएं। बिल्कुल। मेरा नाम फ़कीर सलीम है। मैं टाइम न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ। टाइम न्यूज़ और पंजी अखबार जो कि सिंधी न्यूज़ चैनल और सिंधी अखबार है, उसके लिए मैं काम करता हूँ कराची से। फ़कीर साहब, अभी हम लोग एक इशू पर बात कर रहे थे। हमने अभी थर के हवाले से भी देखा था, गुज़िश्ता कई बरसों से कोल का मंसूबा चल रहा है। अच्छा, उससे किस हद तक फ़ायदा हुआ वहाँ के लोगों को, एक तो ज़रा ये बताएं और फिर उसके बाद अभी ताज़ा तरीन जो एक काम हो रहा है वो डैम के हवाले से हो रहा है। तो ज़रा सा आप थोड़ी सी तफसीलात बताएं, फिर हम इसको डिस्कशन का हिस्सा बनाते हैं। बिल्कुल। रुबीना, देखें यहाँ पे जो है हर कॉल का जो मामला है वो तो सबके सामने है कि लोकल जो वहाँ के लोग हैं वो अभी भी सरापा एहतजाज है। जो हर कॉल के ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 है, उसमें जो गांव आ रहे थे उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जब बेदखल किया गया, तो वो एक मॉडल विलेज बना दिया गया है। शहरी दर्ज जो गांव था उसका, तो मॉडल विलेज भी उसका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं रहा, और 5 साल में वो घर जो है ज़बून हाल हो गए हैं, और वहाँ पे जो उसके मकीन है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जबकि ब्लॉक 2 जो है वो ब्लॉक 2 की वजह से वहाँ पर जहाँ माहौलियाती तौर पे ख़राब असरात पड़ रहे हैं, वहाँ पर जो ब्लॉक 1 और 2 का जो पानी, ज़मीनी पानी जो निकल रहा है वो गोरानों के करीब जिस डैम में छोड़ दिया जा रहा है, वहाँ का जो पानी है ज़ेर ज़मीन पानी, वो सारा ना सिर्फ आलूदा हो गया है बल्कि कड़वा हो गया है। वहाँ की सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई है कि वहाँ पे जो दरख्त थे वो भी अब ख़त्म हो गए हैं, और वहाँ पर जो जहाँ पे पानी छोड़ दिया गया है वो पानी छोड़ने के बाद वहाँ पे एक डैम बन गया है जिसको गोरानो डैम कहते हैं। वहाँ पर मछली का ये कारोबार करें, और मछली के कारोबार का जो वहाँ का लोकल डीसी है उसने एक वहाँ का लोकल बंदा है जिसको बगैर किसी रिटर्न में उसके उसके हवाले कर दिया गया है, और अब वो जो है गैर कानूनी तौर पे, हालांकि जब भी कोई टेंडर होता है, ठेका दिया जाता है, उसके लिए प्रॉपर टेंडर होता है, उसके बाद जो है उसके एक रूल्स होते हैं उसके तहत दिया जाता है, लेकिन ये ज़बानी तौर पे डीसी की ने थर को अपनी जागीर बनाते हुए और वो उसके हवाले कर दिया गया। तो एक तो ये है इशू। दूसरा जो है चोलिस्तान का जो केनाल बनाया जा रहा है, चोलिस्तान केनाल, वो सिंधु दरिया से केनाल निकाले जाएंगे, क्योंकि सिंधु दरिया जब ऊपर से सिंध में दाखिल होता है तो पंजाब से गुजरता हुआ सराइकी बेल्ट से आता है। तो चोलिस्तान केनाल जो है वो जब पंजाब से निकाला जाएगा तो जो सिंध का बाकी जो सिंध का टेल है, जिसमें कोटड़ी से नीचे, कोटड़ी बैराज से नीचे जो पानी थोड़ा बहुत जाता है, अब वो भी बंद हो जाएगा, जिसके बाद से सिंध की लाखों एकड़ जो ज़मीन है वो न सिर्फ बंजर बन जाएगी, गैर आबाद होगी, लेकिन जो समंदर, क्योंकि पहले ही दरिया का पानी समंदर तक नहीं पहुंच रहा है, तो फिर समुद्र का जो पानी है वो आगे बढ़ता रहा है, जिसके बायस जो बद्दीन, ठट्टा, सुजावल और टंडू मोहम्मद खान की लाखों एकड़ ज़मीन है जो ना सिर्फ बंजर बन गई है, बल्कि वहाँ पर जो एक जहाँ पे फसल होते थे, अब वो ज़मीन बिल्कुल कलराठी ज़मीन हो गई है, और वहाँ पे कोई फसल ना हो सकता है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो वहाँ के इलाका मकीन थे वो कई देहात है वो खाली करके चले गए हैं। लाखों जो इलाका मकीन थे वो अपना गांव देहात छोड़ के और जगहों पर जो है वो नकल मकानी करके गए हैं, और जो समंदर का पानी आगे बढ़ता रहा है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे ये हुआ है कि जो ज़मीन है तो वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ना सिर्फ ये सिलसिला है, अब जब ये बनेगा चोलिस्तान नाला कैनाल, तो पानी, जाहिर सी बात है, वो जो पानी, एक तो आपके पास लिमिटेड पानी है ना, वो पानी जब चोलिस्तान के किनारे में छोड़ दिया जाएगा तो कोटरी से आगे जो पानी थोड़ा बहुत जाता था अब वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद ना सिर्फ जो पहले मुतासर ज़िला हैं वो मुतासर होंगे, बल्कि आपका ठट्टा के अलावा जामशोर ज़िलों मुतासर होगा, हैदराबाद खुद मुतासर होगा, टंडो मोहम्मद खान और मज़ीद मुतासर होगा, टंडो अलायार मुतासर होगा, बद्दीन के सराउंडिंग से आगे जाके जो थरपारकर की लगने वाली जो पट्टी है, कलोई है, शादीलार है, खोस्की है, वहाँ के जो देहात है वो बिल्कुल तबाह हो जाएंगे।
इतना ख़तरनाक सिचुएशन पैदा होने वाली है। तो इसके लिए जो है सिंध हुकूमत को ना सिर्फ पावरफुल कोई आवाज़ बुलंद करनी होगी, बल्कि जो इरिगेशन मिनिस्टर है उनको सिंध हुकूमत की जानिब से कोई सिंध असम्बली में रेजोल्यूशन लानी चाहिए। सिंध के लोगों का एक जो मैसेज है, जो उनकी आवाज़ है वो उठानी चाहिए। लेकिन अभी तक सिंध हुकूमत का कोई इस पर ऐसा मौक़िफ़ सामने नहीं आया है जो कि आना चाहिए। अभी तक सिंध हुकूमत एक रेजोल्यूशन पास नहीं करा सकती है उस कैनाल के ख़िलाफ़, जिस कैनाल के बायस अगर वो कैनाल बनता है तो फिर वो कैनाल सिंध की तबाही का सबब बन सकता है। और उस कैनाल के लिए जो है जो इरसा के पास तो इख्तियारात हैं, इरसा में भी मामला नहीं गया है। सिंध का सीएम जो है वो कहता है मैंने सीसीआई में ये मामला लेटर लिख दिया है, मैं सीसीआई में ये मामला लेके जाऊंगा, लेकिन सीसीआई में कोई इजलास ही नहीं हो गया रहा है। और जो चोलिस्तान कैनाल की तामीरात के लिए ये मामला एक निक तक पहुंच चुका है। लास्ट टाइम जब एहसन इकबाल साहब जो डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म वो जब आए थे यहाँ पे कराची, तो मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने उनसे सवाल किया था कि चोलिस्तान के मामले पे आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है, और चोलिस्तान बनेगा तो सिंध की जो ज़मीन बाकी थोड़ी बहुत रहती है वो भी बंजर हो जाएगी और सिंध में पीने का पानी भी नहीं मिल सकेगा लोगों का। तो उन्होंने ये कहा था कि जो पानी कार्ड है उसके तहत कोई भी सूबा अपने पानी से चोलिस्तान या कोई और कैनाल निकाल सकता है। लेकिन पानी तो वही है सिस्टम में, अगर वो बनेगा तो पंजाब का कोई एक तयशुदा पानी है नहीं। पंजाब पहले ही जो है 91 के अकार्ड पे अमल नहीं कर रहा है, जिसके बाद सिंध को हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। तो जब ये चोलिस्तान का कैनाल बन जाएगा तो मज़ीद सिंध में खुशहाली होगी और पीने का पानी भी ना मिलेगा, और ना ही सिर्फ पीने का पानी होगा बल्कि एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगी। जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन लोगों का और मज़ीद नुकसान होगा, जो पहले ही एक मुआशी तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं, जो वहाँ पे माहीगीर थे, जो समंदर के बाद दरिया से जो एक नायाब नस्ल का जो पला आता था वो बेच के समंदर में मछली का शिकार करके अपना गुजर सफ़र करते थे, वो लोग जो है पहले ही बेरोज़गार हो चुके हैं, नकल मकानी कर चुके हैं। और जब ये चोलिस्तान कैनाल बनेगा तो मज़ीद जो है खुशहाली बढ़ेगी और सिंध के लोग जो है वो मज़ीद मुश्किलातों का सामना करेंगे। फ़कीर, ये तो आपने इतनी डिटेल्स बता दी। अब ज़रा सा हमारे पास एक गिलास मौजूद है ना, वो देखें उस तरफ गिलास है ना एक, जी बिल्कुल। है ना, इसको ज़रा करीब लाएं। अब देखने वालों को बताएं कि आपने इतनी तफसीलात बता दी, नुकसान आखिर होगा कैसे? बिल्कुल, देखें ये गिलास है, इस गिलास में पानी जितना आएगा तो उस गिलास की एक साइज़ तय है और इसमें इतना ही पानी रहेगा। अब इस पानी को यहाँ तक तब पहुँचेगा जब ये पानी नीचे होगा। अगर बीच में हम सुराख कर दें कहीं से भी, तो ज़ाहिर-सी बात है पानी वो सुराख से गिरकर बाकी सुराख के नीचे वाला जो हिस्सा होगा वहाँ तक जाके महदूद रहेगा। तो ये चोलिस्तान कैनाल जो बनाने की बात हो रही है, ये यूँ है कि ये गिलास एक सिंधु दरिया की मिसाल है, और फिर उसके बीच में जब कैनाल निकलेगा तो फिर यहाँ तक पानी जो पहुँचना है वो पानी बिल्कुल यहाँ पे बह जाएगा और नतीजतन पानी ऊपर तक नहीं पहुँचेगा, जिसके बाद जो सिंध का टेल है, जिसमें सिंध के जो जामशोरो ज़िले का नुकसान होगा। इसके अलावा ठट्टा, बदीन, टंडो मोहम्मद खान और थरपारकर है, खुद हैदराबाद जो है वो भी बुरी तरह मुतासर होगा। आप क्या समझते हैं कि इसका सलूशन क्या है? बिल्कुल, देखें सॉल्यूशन तो सिंपल है। अभी जो है पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है। वफाकी हुकूमत जो मौजूद है वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बायस मौजूद है। अगर पीपल्स पार्टी आज हाथ निकाल दे तो वफाकी हुकूमत सस्टेन नहीं कर पाएगी। इसीलिए पीपल्स पार्टी जो कि सिंध के लोगों की नुमाइंदा जमात है, उसको अपना ना सिर्फ रोल प्ले करना होगा बल्कि उनको सिंध असम्बली में रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए और ये एहसास दिलाना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को कि सिंध के लोग जो है इस चोलिस्तान डैम को कैनाल को कबूल नहीं करेंगे, और लोग जो है अपनी ये अगर चोलिस्तान कैनाल बनता है तो सिंध के लोगों का मज़ीद नुकसान होगा, और सिंध के लोग ये नुकसान नाकाबिल बर्दाश्त नुकसान है, इसके खिलाफ सिंध के लोग सरापा एहतजाज बनेंगे। एक तो रेजोल्यूशन पास करनी चाहिए। दूसरा ये है कि फेडरल गवर्नमेंट के सामने पीपल्स पार्टी की क़यादत खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनकी सिस्टर आसफा भुट्टो ज़रदारी साहबा जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं, खुद प्रेसिडेंट ज़रदारी जो कि सिंध के बाशिंदे हैं, सिंध के लोग उनको पीपल्स पार्टी को वोट करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो फेडरल गवर्नमेंट के सामने अपना एक पावरफुल मौक़िफ़ रखें कि भाई ये जो चोलिस्तान कैनाल बनाने की बात हो रही है, जिसका मामला एक निक में वो फौरी तौर पर रिजेक्ट किया जाए और कोई भी अब मज़ीद कैनाल ना बनाया जाए। ना सिर्फ ये हो बल्कि 91 का जो अकार्ड है उसके तहत सिंध को अगर सिंध के हिस्से का पानी मिलेगा तो सिंध के लोग ज़िंदा रह सकेंगे, वरना सिंध के लोगों की ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाएगा ये। अच्छा, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि हम लोगों ने थर को रिपोर्ट किया था जब कोल माइनिंग के प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चले, आप भी मेरा ख्याल है रिपोर्ट करते रहे हैं ना थर को,
मुझे ये बताएं, थर कोल के जो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में थर में स्टार्ट हुए, उससे वाकई वहाँ के लोगों को फ़ायदा हुआ, थर की किस्मत बदली या कुछ नए मसाइल ने जन्म लिया? बिल्कुल, देखिए तो रुबीना, एक तो फ़ायदा ये हुआ है कि वहाँ पे जो रोड रास्ते हैं थोड़े बहुत वो बने हैं, ये एक हकीकत है। बाकी सिंध हुकूमत ने जो मॉडल सिटी बनाना था इस्लाम कोट, वो अभी तक नहीं बन सका है। इस्लाम कोट के अस्पताल में आज भी आपको अद्वियात मुयसर नहीं है। इस्लाम कोट के शहर में आपको टिल टुडे लोग जो है कड़वा पानी पीते हैं, जो ज़मीन का पब्लिक हेल्थ के थ्रू उनको मिलता है। जबकि वहाँ पर जो है नहरी पानी पहुँचाने के लिए एक प्रोजेक्ट लगाया गया था, पैसे खर्च कर दिए गए थे, तो वो नाकाम हो चुका है। तो वहाँ के लोग पीने के बुनियादी जो पीने का पानी है वो बुनियादी ज़रूरत है, उससे महरूम है। अच्छा, बिजली जो है घर में बनती ज़रूर है, लेकिन वो बनती किसी और के लिए है। जो थरकोल के जो सराउंडिंग में गाँव हैं, वहाँ आज भी बिजली मुयसर नहीं है। लोग ये कहते हैं ना, दीप चले अंधेरा, तो जो दीप चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरा, एग्जैक्टली। तो ये जो है दीप तो जल रहा है, रोशनी तो हो रही है, लेकिन चिराग तो जल रहा है। वहाँ पर जो अंधेरा है वो आज भी कायम है। थर में आज भी कई जो इस्लामपुर के करीब गाँव है, वहाँ पर बिजली मुयसर नहीं है। थर कोल जहाँ पे प्लांट लगे, दो दो प्लांट, ब्लाक ए, ब्लाक दो बी, ब्लाक 1 और 2, दो ब्लॉक्स पे बिजली बनती है, लेकिन वो आज तक वहाँ के लोकल लोगों को, वहाँ के मकामी बाशिंदों को मुयसर नहीं है। एक तो ये। दूसरा ये है कि वहाँ पर आप देखें तो मकामी लोगों को रोज़गार भी मुयसर नहीं है। आप वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से लेकर पियोन से लेकर जो टेक्निकल पोस्टों को छोड़ दें, नॉन टेक्निकल पोस्टों में भी 80% जो है वो थर्ड पार्कर ज़िले के या डोमिसाइल रखने वाले लोग नहीं है। कोई 5-10% किसी ने रख दिए होंगे, लेकिन 80-90% जो लोग हैं वो लोग बगैर थर का जो डोमिसाइल रखने, बगैर थर का एनआईसी रखने वाले लोग हैं। हम नहीं कहते कि हमें कोई वो नहीं है, हम किसी के मुखालिफ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं जहाँ पर आप बात करते हैं मकामी लोगों का हक है, तो कम से कम मकामी लोगों को उनके हुकूक तो मिलने चाहिए। आप देखें वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर है, किसी भी, चाहे वो वहाँ का आपके स्क्रैप का ठेकेदार हो, चाहे वहाँ का जो है आपके ये जो अभी सोलर का प्रोजेक्ट लगाने के काम का ठेकेदार हो, वहाँ आपके स्कूल चलाने वाले लोग हों, कोई भी है काम, तो उसमें आपको मकामी लोग ना होने के बराबर मिलेंगे। बाकी जो है डेवलपमेंट तो हुई है, यकीनन डेवलपमेंट ये हुई है कि रोड रास्ते कुछ बने हैं, और बाकी बुनियादी जो सहूलियात है उसका फुकदान आज भी मौजूद है। घर के लोगों के रोज़गार का मसला वो आज भी मौजूद है। घर में जो बुनियादी सहूलियात है वो आज भी बिल्कुल वहाँ पे कोई मैसर नहीं है। तो जब इतनी तरक्की हुई, इंटरनेशनली हम खबरों की जीनत बने, आपका ताल्लुक मेरा ख्याल है खुद थर से है, ऐसा ही है ना? जी। तो आप तो ज़ाहिर है एक आई विटनेस के तौर पर भी हैं, बतौर सहाफ़ी भी और ख़ुद वहाँ के रिहायशी भी। अब अब बिजली दी किसको जा रही है? बिल्कुल, देखें बिजली तो एक फेडरल सब्जेक्ट है, इसीलिए वो नेशनल ग्रिड स्टेशन में जाती है और फिर वहाँ से वो तमाम सूबों में तकसीम करते हैं। वो तो एक बनाया हुआ लॉ है जिसके तहत वो यूटिलाइज़ करते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत को चाहिए था, क्योंकि थरकोल का जो प्रोजेक्ट है वो सिंध हुकूमत का प्रोजेक्ट है। सिंध हुकूमत उसमें 48% शेयर होल्डर है, एंग्रो से और बाकी कंपनियों से भी ना। तो सिंध हुकूमत को चाहिए था कि इन्होंने जो एसटीडीसी बनाई थी, मेरा ख्याल है ऐसा ही कुछ था, जो मतलब नेशनल ग्रिड स्टेशन जिस तरीके से है, इस तरीके से सिंध हुकूमत ने अपना एक पावर सप्लाई करने का इदारा बनाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन वो अभी तक बना नहीं है। तो उसके थ्रू ये चाहें, या सिंध हुकूमत चाहे तो कानून साजी के तहत ये तो कर सकती है कि ये जो 650 मेगावाट एक किसी प्लांट से जो बन रही है, वो अगर लोकल घर के लोगों के जो सराउंड में गाँव हैं उनमें अगर तकसीम कर दें तो भी थर जो है वो रोशन हो सकता है। लेकिन थर में आज भी वो चीज़ें मुयसर नहीं है, बिजली मुयसर नहीं है, और थर में जो है एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है कि जंगली जीवन सख्त मुतासर हो रही है। पानी जो ज़ेर ज़मीन है वो कड़वा हो चुका है। आप हर कोल के जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं उसकी सराउंडिंग में जो भी गांव है उनका पानी कड़वा हो चुका है। खुद जो माहौलियात पे उसके इतने बुरे असरात पड़ रहे हैं कि जो माहौलियाती माहिर हैं उनका कहना है कि ये जो इसका धुआं निकलता है कोयले का, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक असरात छोड़ रहा है उसकी माहौलियात पे, जिसके बाद जो है ना सिर्फ बीमारियाँ फैलेंगी बल्कि वहाँ की जो जंगली जीवत मुतासर होगी, वहाँ के इंसान मुतासर होंगे, वहाँ के जो पानी है वो कड़वा कुछ तो हो गया है और मज़ीद कड़वा होगा, जिसके बाद जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होने का खदशा है। अच्छा, यानी कि मसाइल हल होने के बजाय मल्टीपल हो गए, एग्जैक्टली। बढ़ गए। खुदकुशी के वाक़यात हमने सुने थे थर में,
खुद मैं भी जब थर गई थी तो मुझे भी कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, मकामी आबादी, जो ये बता रही थी कि उनके घर के भी 2-3 लोगों ने खुदकुशी की है। वहाँ पर आखिर खुदकुशी का रुझान क्यों बढ़ता रहा? अब अगर उसमें कमी आई है तो किस हद तक? फ़कीर ज़रा ये थोड़ी अपडेट करें हमारे लोगों को। बिल्कुल देखें, जो खुदकशी का जहाँ तक है, जहाँ गुर्बत होती है, जहाँ कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो, रोज़गार के मौके ना हो, या मौके होने के बावजूद आप मकामी लोगों को नज़रअंदाज करें, तो यकीनन खुदकशी और बाकी जो है चीज़ें बढ़ती हैं। ये एक फितरी अमल है सोसाइटी का। थर में जो है खुदकशियों के बढ़ने का जो रुझान है, उसके पीछे दो वजूहत हैं। एक तो है गुर्बत और रोज़गार के मौके ना मिलना, एक तो ये है। दूसरे ये है कि वहाँ पर एक जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज़्यादा है। वो इस वजह से है कि जब आपके पास वो फिर भी उसके पीछे भी कहानी जो है वो पॉवर्टी है। पॉवर्टी रेशो बहुत ज़्यादा है। हर में कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने वहाँ पर मकामी लोगों से सूद पर पैसे लेकर अपना घर का राशन लिया हुआ है। अब अपने जब सूद के पैसे उनको रिटर्न करने होते हैं, फिर वहाँ के लोग जब उनको तंग करते हैं, जो सूद पे पैसे देते हैं वो, फिर लोग उनसे तंग आकर खुदकुशियाँ कर लेते हैं। घरेलू हालात बेहतर ना होना, बच्चों की एजुकेशन तो दूर, लेकिन उनको 2 वक़्त की का खाना देना, उनके कपड़े और दीगर जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो सकती है, तो फिर लोग एहसास महरूमी में मुबतला होते हैं और फिर वो ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब होते हैं, जिसके बाद जो है वो खुदकशियों का रुझान बढ़ता रहा है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि घर में खुदकशियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है अभी भी। और लास्ट टाइम पे कोई इस पे रिसर्च भी हुई थी, लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो साबिक वीसी थे डॉक्टर भिखाराम, उन्होंने चाहा कि वो इस पर कुछ काम कर सकें, लेकिन फिर उनको सेकंड टेन्योर ही नहीं दिया गया और फर्स्ट टेन्योर के बाद उनको हटा दिया गया। तो वो मामला जो है वहीं पे रुक गया और वो उस पर काम नहीं हो सका। लेकिन लोगों की जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और मेंटल हेल्थ तब ख़राब होती है जब मुआशी मसाइल बहुत ज़्यादा हो। तो घर में मुआशी सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है, जिसके बाद जो लोग हैं वो यकीनन डिस्टर्ब हैं और फिर वो जब ज़हनी हालात ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, एक लेवल होती है उससे बढ़ जाती है, तो फिर लोग खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। तो वहाँ पर देखिए, थरकोल का जो मंसूबा है उसमें लोगों को रोजगार मिला है। और मैं खुद भी गई थी तो उन्होंने बताया कि भाई इतने % खवातीन हैं, पहले उनको ट्रेन किया जा रहा है, फिर वो डंपर चला रही हैं, फिर मर्दों को भी उन्होंने वो किया है। मनसूबा बंदी के हवाले से उन्होंने सेंटर्स कायम किए हुए हैं, जच्चा बच्चा की हेल्थ के हवाले से उन्होंने सेंटर्स कायम किए हुए हैं। जब ये तमाम चीज़ें वहाँ मौजूद हैं तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि वहाँ के जो रिहायशी हैं वो तकलीफ में हैं? देखिए, वो तो तकलीफ दूर करने के लिए उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। कुछ एनजीओज ने, मकामी एनजीओज ने वो ठेके वेके लेके उनको घर भी बना कर दे दिए। अब ये तमाम चीजें हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि मसाइल दोगुना ज्यादा हो रहे हैं और वक्त के साथ बढ़ रहे हैं? ये तो आप मुझे अलार्मिंग सिचुएशन बता रहे हैं। बिल्कुल यही तो है ना रुबीना। देखें, क्या कहते हैं ना, हाथी के दांत तो दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। तो यहाँ से जो भी जब मीडिया की टीम्स जाती हैं या फिर किसी को वीआईपी को आना होता है, तो उसको जो ब्रीफ किया जाता है, दोनों ब्लॉक्स जो हैं वहाँ पे जो काम करें उनकी इंतजामिया की जानिब से, वो कुछ और होता है। जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो कुछ और है। मैं वहाँ का मकामी बंदा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि थरकोल का ब्लॉक 1 है, तो उसमें क्या लोगों, जहाँ तक के लोगों को अपने जो है वहाँ अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। आप वहाँ विज़िट नहीं कर सकते। वहाँ की जो कैंटीन्स हैं वो भी वहाँ के गैर मकामी लोग हैं, उसमें मकामी बंदे नहीं मिलेंगे आपको। जहाँ तक के जो ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 की जानिब से एक तर फाउंडेशन बनाई हुई है, उसकी सिचुएशन देखें तो वो और भी ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, घर की जो रॉयल्टी है 12 अरब के करीब कहते हैं, वो कहाँ है, कहाँ इस्तेमाल हो रही है, उसका भी कुछ पता नहीं है। तो सिर्फ ये कहने के तक है कि डिजिटल अस्पताल बना दिए गए हैं, जदीद तरीन अस्पताल हैं जहाँ पर तमाम सहूलियात हैं, लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, लोगों को ये ड्राइविंग कुछ भी नहीं है। सर की तकरीबन कोई 20 लाख से ज़ायद पॉपुलेशन है। वहाँ से अगर आपने 22 ख़वातीन को जो डंपर के ड्राइवर बना दिए तो कोई आसमान नहीं गिर गया। वहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। आप लोगों के रोज़गार के मौके पैदा करने के बजाय लोगों के लिए आपने वो जो एरियाज़ हैं वो नो गो एरिया बनाए हुए हैं। मकामी लोगों के लिए वो बिल्कुल नो गो एरिया बने हुए हैं। फिर आप उसके पीछे नाम देते हैं कि चूँकि सीपेक से है, फिर ये सेंसिटिव एरिया है, इस वजह से ये कर रहे हैं। तो लोगों को, मकामी लोगों को मतलब मैं समझता हूँ, मैं वहाँ का मकामी और ज़िम्मेदार शख्स हूँ कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मकामी लोगों को कोई फ़ायदा देने के बजाय मज़ीद परेशानियों का सबब बन चुके हैं अब तो।
अच्छा, और वो जो पानी का इशू जो हमारा इस वक्त है सिंध का, वो बड़ा तवज्जो तलब है। जो आपने इस वक्त ये सिचुएशन बताई है वो एक अलग अलार्मिंग है। यानी हम सिंध को तबाह होने से नहीं रोक सकते, हमारे वसाइल जो हैं वो बड़ा सूबा इस्तेमाल कर रहा है, यही मेरी तो यही समझ में आई है आपकी। यकीनन जो हमारे वसाइल हैं वो बड़ा सूबा इस्तेमाल कर रहा है, बाकी जो छोटे थोड़े बहुत वसाइल हैं हमारे वो कहीं और इस्तेमाल होते रहते हैं। हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि सिंध के किसी अस्पताल में आप चली जाएं, आपको मेडिसिन तक नहीं मिलेगी। कराची के जो अस्पताल जिनके बड़े बड़े नाम बताते हैं, आप अगर अपना इंट्रोडक्शन ना कराएं वैसे चली जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरीके से लोगों के साथ रवैया कैसा है, अस्पताल के स्टाफ का, वहाँ के सहूलियात क्या मुयसर हैं। इसी तरीके से आप जो है सिंध के बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, आप यहाँ का वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो ख्वातीन के लिए काम करना है, जिसको ख्वातीन के हकूक़ के लिए काम करना है, जो ख्वातीन को प्रोटेक्शन देने का इदारा है, उसकी जो सूरत हाल है वो इतनी बुरी है कि वहाँ पर जो काम करने वाली ख्वातीन है वो खुद गैर महफूज है। इस तरीके से सिंध जो है, सिंध में बैठे हुए जो लोग हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसों के बगैर नहीं होती है। जो सेक्रेटरी तैनात होता है किसी भी डिपार्टमेंट का, वो तय करके आता है, उसके बाद उसको डिपार्टमेंट में रखा जाता है। जो डीओ बैठा हुआ है, जो डीएचओ बैठा हुआ है, जो अस्पताल का एमएस बैठा हुआ है, वो तय करता है मामला, उसके बाद उसको पोस्टिंग दी जाती है। खासतौर पे हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है आप जाएँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट में आपको चाहे वो एमओ हो, वो डब्ल्यूएमओ हो, वो सीनियर मेडिकल अफसर हो, वो कोई स्पेशल कैडर का डॉक्टर हो, वो चाहे किसी अस्पताल का डायरेक्टर हो या एमएस हो, वो या कोई टेक्नीशियन हो या कोई नर्सिंग स्टाफ हो, वहाँ पर उनको बगैर पोस्टिंग के कहीं भी कोई पोस्ट नहीं दी जाती। तो ये जब सिचुएशन होगी तो आपके लोगों को कहाँ ये चीज़ें हैं। बस कहते हैं, मैंने अगेन का ये कहूँगा कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। फ़कीर बहुत शुक्रिया। कल हम कोशिश करेंगे कि बल्दियाती इदारों पर बात करें ना। आजकल बड़ी कराची में बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, बड़ी सड़कें बन रही हैं और फ्लाईओवर्स के तामीराती काम हो रहे हैं, बसें आने का इंतज़ाम हो रहा है भाई। मेयर साहब खुद बहुत आगे आगे आ रहे हैं। तो कल ज़रा हम इस पर रोशनी डालते हैं। देखिए, आगही का जो एक मामला होता है ख़बरों के ज़रिए, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फ़कीर सलीम से आपको मिलवाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम सही रिपोर्टिंग की तरफ जाएं और हम वो ग्राउंड रियलिटीज़ आपको बताएं जो वहाँ हो रही है। क्योंकि देखिए, हम में से हर इंसान उन जगहों तक नहीं जाता है, लेकिन बीइंग अ रिपोर्टर हमारी ये जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इदारा हमें असाइन करता है इन कामों के लिए, फिर ये खुद वहाँ के रिहायशी हैं। तो जब ये तमाम चीज़ें वो बता रहे हैं और मीडिया में रिपोर्ट्स भी हो रही हैं बैलेंस तरीके से, तो ये तमाम चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। देखिए, तरक्की करना हमारा बुनियादी हक है। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, उसने किसी हद तक तरक्की की भी है। सिंध सूबा एक वक्त में अच्छी तरक्की की तरफ भी गामजन था, लेकिन अब तरक्की के नाम पे यानी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पे जो कुछ हो रहा है, वो हक़ाइक़ हम कोशिश करेंगे आप तक गाहे बगाहे उन साथी रिपोर्टर्स, साथी सहाफ़ी दोस्तों तक उनको बुलाकर पहुंचाएं, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल क्या हो रहा है। फ़कीर सलीम, RY मीडिया टॉक्स के लिए टाइम निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुख्तसर अल्फाज में बहुत कुछ बयान कर दिया है वहाँ के मसाइल के हवाले से। अब चूँकि मैं ख़ुद भी वहाँ गई हुई हूँ, मैंने वो मसाइल देखे हैं। मैं आपको ये भी बता दूँ आज अपने ही इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से कि जब मैं गई थी वहाँ पर थरकोल मंसूबे पे, तो वहाँ की जो ख़वातीन थी उन्होंने मुझे ज़ाती तौर पर बुलाकर ये कहा कि मैडम, हमें आपसे बात करनी है, तो हमारे कुछ इश्यूज़ हैं, ये जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं है। हालांकि वो ट्रेनिंग ले रही थी डंपर चलाने की। तो मैंने कहा अच्छा, उन्होंने उनमें से एक दो ख़वातीन ने तो मुझे पर्ची पर नंबर लिख कर भी दे दिए थे अपने, कि आपको जिस वक्त मौका मिले आप प्लीज़ हमारी बात सुने। और फिर उनकी जो वहाँ ख़वातीन तैनात होती हैं वो फ़ौरन आ गई थी। देखिए, बात आप इश्यूज़ को कितना भी छुपाएं, वो नहीं छुपता है। ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बनाएं, लेकिन किसी जगह की तबाही ना करें। आपको अगली दफ़ा हम नंगर के इशू पर भी बात करेंगे और बताएंगे कि उस पर क्या अपडेट है। इस वक्त मुझे और फ़कीर सलीम को कराची प्रेस क्लब से इजाज़त दें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।